Hello students, welcome back to Sidra GS classes. This is Sidra, your chemistry educator, and without wasting time, I am going to start my topic, that is gases can be liquefied by applying pressure, lowering the temperature. इसका मतलब ये है कि गैसेस को अगर हम मतलब स्टेट जो चेंज बताई थी मैंने आपको ऐसा बताया था कि हमारी जो स्टेट चेंज होती है वो टू टाइप से होती है। एक मैंने बताई थी बाय द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, मतलब चेंजिंग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, उससे जो हमारी गैसेस स्टेट चेंज आएगी, तो मैंने आपको वो पढ़ा दी थी। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मैंने सेकंड पॉइंट बताया था बाय द चेंजिंग ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर को अगर मैं इंक्रीज कर रही हूँ डिक्रीज कर रही हूँ तो हमारी गैसेस स्टेट चेंज होगी कि नहीं होगी। तो आइए पढ़ते हैं हम अपनी प्रेशर के बारे में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, मतलब जो गैसेस होती हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं अगर मैं उनपे जो प्रेशर है वो हाई कर दूंगी और टेम्परेचर जो है वो लो कर दूंगी। कैसे, अब मैं आपको समझाती हूँ। व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस इट गेट्स कंप्रेस्ड, मतलब जब मैं उनके ऊपर हाई प्रेशर लगाती हूँ, मैंने आपको अपनी पहले वाली की वीडियो में बता रखा है कि गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, जिनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने दिया था सीएनजी, एलपीजी एक्सेट्रा। तो क्या है, तो इन्होंने बोला है अगर मैं गैसेस पे हाई प्रेशर करती हूँ तो गैसेस क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, एंड वी ऑल्सो लोअर इट्स टेम्परेचर, और मैं उसका टेम्परेचर भी लो कर दूंगी तो क्या होगा, गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी, इट गेट्स लिक्विफाइड, और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। So we can also say that gases can be liquefied by compression and cooling. कूलिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं टेम्परेचर को लो कर रही हूँ, और कंप्रेशन का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर हाई प्रेशर कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया, लेट अस सपोज कि मैंने एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर में मैंने गैस को फिल कर लिया, गैस के पार्टिकल्स को फिल कर लिया। ये है हमारी गैस के पार्टिकल्स जो कि बहुत दूर दूर अरेंज होते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में सबसे ज्यादा क्लोजर होते हैं, लिक्विड में मॉडरेट होते हैं और गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं। उसी तरह से मैंने यहाँ पर ये गैस फिल कर दी है, तो इस गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, लेकिन मैंने इस पर लगा दिया एक पिस्टन, जिससे मैं कंप्रेशन कर रही हूँ। तो मैंने पिस्टन लगाया, तो इस पिस्टन को लगाने के बाद मैंने इस पिस्टन को अंदर की तरफ दबाने की कोशिश की, कंप्रेस करने की कोशिश की। तो मैंने बताया अभी तक गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, तो उनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, कंप्रेस करने के बाद ये और नीचे आ गया, और जो गैस के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के पास पास आ गए। सपोज कीजिए कि दो सेनाओं के बीच में जंग हो रही है, तो क्या हुआ, मतलब लड़ाई फाइट हो रही है, तो क्या होगा, एक सेना दूसरी सेना पे अटैक करेगी। जब जिस सेना पे अटैक होगा उस सेना के अंदर आग हो जाएगी, मतलब हीट हो जाएगी, एनर्जी आ जाएगी कि हमें उसका बदला लेना चाहिए। तो उस एनर्जी को कम करने के लिए यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर टेम्परेचर को लो कर देती हूँ, ठंडा कर देती हूँ, तो फिर वो अटैक नहीं करेंगे। मतलब ये है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर ये मतलब हाई प्रेशर किया, यहाँ पर मैंने हाई प्रेशर करके इसको पिस्टन को नीचे दबाने की कोशिश की, तो इसके जो पार्टिकल्स थे, गैस पार्टिकल गेट्स क्लोजर, मतलब पास पास आ गए। अब इनके बीच में जब ये पास पास आ गए तो हीट रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास गैस थी, ये गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए हमें चाहिए होगी एनर्जी, यानी एनर्जी रिलीज होगी। तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है, कंप्रेस किया है मैंने इसको यहाँ पर, और कूल किया है, यहाँ पर दो चीजें की है। तो हमारे पास कुछ ऐसा था, हमें सीक्वेंस मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर एक बार और अप्लाई करती हूँ, ये चीज कंप्रेस करती हूँ और कूल करती हूँ, तो इसके जो पार्टिकल्स है और पास पास आ जाते हैं, तो द पार्टिकल गेट सो क्लोज दैट द गैस लिक्विफाइड, इतने पास आ जाते हैं कि जो अरेंजमेंट फिर हमें मिलता है वो मिलता है लिक्विड्स का। तो ये अरेंजमेंट किसका हुआ, लिक्विड्स का। तो
क्या होता है, यहाँ से गैसियस स्टेट थी मेरे पास, इस गैसियस स्टेट से डायरेक्टली हम लिक्विड स्टेट में पहुंच गए, मतलब स्टेट चेंज हो गया बाय द अप्लाई प्रेशर। तो ये था मेरा gases can be liquefied by applying the pressure and lowering the temperature। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हाई प्रेशर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है दिस इज बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉर एग्जाम्पल, when a slab of solid carbon dioxide is kept exposed to air, then the pressure on it is reduced to normal atmospheric pressure. Its temperature rises and it starts changes into carbon dioxide gas। अब मतलब क्या है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको हाई प्रेशर पर रखा जाता है। हाई प्रेशर पर क्यों रखा जाता है? जैसे कि मैं लिख रही हूँ यहाँ पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको मैंने रखा है यहाँ पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम हाई प्रेशर पर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उसे हमें सॉलिड ही रखना है, मतलब। और अगर मैं उसका प्रेशर, क्योंकि अगर मैं उसका प्रेशर लो कर रही हूँ तो प्रेशर लो करने से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लिक्विड स्टेट में आए बिना ही गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर मैं प्रेशर कम करूंगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मोशन इंक्रीज करेगा, और मोशन इंक्रीज करेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इजिली टूट जाता है, जिससे कि जो सॉलिड होता है हमारा वो डायरेक्टली गैसियस में चेंज होता है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड को गैसियस में चेंज नहीं करना है, हमें उसे सॉलिड ही रखना है। तो क्या करते हैं हम, उसका जो प्रेशर होता है उसको हाई कर देते हैं और टेम्परेचर को लो कर देते हैं। और अगर प्रेशर में उसका लो कर देती हूँ तो वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा हाई प्रेशर पर रखा जाता है। तो यहाँ पर भी यही सब लिखा है, दिस इज बिकॉज on decreasing the pressure on solid carbon dioxide it gets converted directly into carbon dioxide gas। मतलब डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when a slab of solid carbon dioxide is kept exposed to air, जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड कोई भी पीस है उसको अगर मैं एयर में रखती हूँ तो क्या होगा, द प्रेशर ऑन इट इज रिड्यूस टू नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि जो बाहर का प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, कम प्रेशर है, और जो मैंने उसके ऊपर प्रेशर लगाया हुआ था वो उससे ज्यादा प्रेशर था, लेकिन उसके कांटेक्ट में आने से जो उसका प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज हो जाता है तो वो क्या सॉलिड क्या होने लगता है, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो क्या होगा, इट इज रिड्यूस टू नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर, इट्स टेम्परेचर राइजेस। जो उसका टेम्परेचर होता है वो राइज कर जाता है। राइज कर जाना मतलब जो मोशन, टेम्परेचर का राइज कर जाना, मोशन का बढ़ जाना, और मोशन का बढ़ जाना मतलब काइनेटिक एनर्जी का बढ़ जाना, जिससे कि उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाती है। तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा एंड इट स्टार्ट चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर द हाई प्रेशर। ये था हमारा ये टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट
इवेपोरेशन। इसके अंदर हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स into gaseous state at any boiling point below 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब ये है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो लिक्विड होता है वो हमारे गैसेस में चेंज होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर, तो वो इवेपोरेशन होता है। मतलब ऐसा तो नहीं होता है जो पानी सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो होता है, मतलब स्टीम में चेंज होता है, वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, मतलब 100 से नीचे भी हो सकता है अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल इज दैट drying the clothes. Second example is that तो देखो मेरे पास यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल है ड्राइंग द क्लोथ्स। इसका मतलब ये है लेट अस सपोज कि आपने अपनी छत पर गीले कपड़े को क्या किया है, आपने गीले कपड़े को ऐसे ऐसे करके फैला दिया है। तो क्या होगा, वहां का जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, पार्टिकल का मोशन इंक्रीज करेगा और देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर ये कपड़े गीले थे, लिक्विड स्टेट में थे, तो जब इनका टेम्परेचर ऊपर की तरफ से, सन की तरफ से टेम्परेचर आ रहा है तो मोशन बढ़ रहा है, मोशन बढ़ रहा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट पे था, तो जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में चेंज होने की कोशिश करेगी, तो चेंज होगी, उसके अंदर का जो लिक्विड है वो सब इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ उड़ जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं था कि जो छत पे हमारा जो धूप आ रही थी उसका टेम्परेचर जरूरी थोड़ी होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, कम भी हो सकता है उससे। तो इसीलिए जो हमारी लिक्विड होते हैं वो गैसियस स्टेट में किसी भी टेम्परेचर पर चेंज हो सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा यही था। सेकंड एग्जांपल ये है वेट क्लोथ्स। वेट क्लोथ्स का मतलब क्या है, जब हम घर पे पोछा लगाती है तो क्या होता है, बोल देती है कि जमीन पे 5 मिनट तक पैर मत रख दियो, पहले सूखने दे, है ना, ऐसा बोलती है ना। तो क्या होता है, जब जमीन गीली होती है तो उसका जो वहां पे जो जमीन का जो टेम्परेचर होता है, तो जमीन पे टेम्परेचर हाई होता है, तो सॉरी, जमीन पे टेम्परेचर हाई होता है और पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से मोशन बढ़ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जो लिक्विड स्टेट था, जमीन गीली थी, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होने की कोशिश करेगा। तो वो जो हमारा फर्श गीला था वो उसका जो पानी है वो इवेपोरेट होके गैसियस स्टेट में चेंज होके निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फर्श होता है वो सूख जाता है। अब हम बात करते हैं सीजनल रिवर्स। सीजनल रिवर्स से मतलब क्या है, आपने देखा होगा बहुत सी रिवर्स ऐसी होती हैं जो सर्दियों में तो चलती रहती है लेकिन गर्मियों में आके बिल्कुल सूख जाती हैं। तो क्या होता है, जब गर्मी में होता है, सर्दियों में तो ये रहता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, तो उनका मोशन भी कम होता है पार्टिकल्स का और काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, जिसकी वजह से वो नदी मतलब रिवर्स जो होती है उनके अंदर पानी रहता है लेकिन इवेपोरेट नहीं होता है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन सपोज कीजिए कि गर्मी आ जाती है, गर्मी से क्या होगा, उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाएगा, जिससे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वो जो लिक्विड स्टेट थी रिवर के अंदर, उस लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में चेंज होने की कोशिश करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा और वो इवेपोरेट होके पानी उड़ जाता है। इसकी वजह से जो हमारे रिवर्स होती हैं वो सूख जाती हैं। तो ये थे हमारे 3 एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट रीजन फॉर इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के रीजन क्या है, मतलब इवेपोरेशन हो तो रहा है लेकिन इसका रीजन क्या है, हो क्यों रहा है इवेपोरेशन। तो आइए अब हम वो देखते हैं। तो इवेपोरेशन का रीजन क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव different kinetic energy. Some particles at the surface of liquid have more kinetic energy than other particles. Therefore, they are able to overcome the force of attraction between them and get converted to gaseous state. So, the reason for the evaporation is particle have different kinetic energy. ये इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, आइए मैं आपको समझाती हूँ। Let us suppose कि मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया है और उस बीकर में मैंने ले लिया है पानी, और पानी के पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ये पानी के पार्टिकल्स हैं। लेट अस सपोज कि इस पानी के पार्टिकल की एनर्जी है 9, इसकी है 9.5, इसकी है 8, इसकी है 3, इसकी है 5। तो यहाँ पर जो एनर्जी मैंने ली है वो डिफरेंट ली है, यानी जो यहाँ पर लिखा है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। सपोज कीजिए कि कोई रेस लगाई जा रही है, उस रेस में बहुत सारे बच्चे हैं, वो बच्चे हो गए पार्टिकल्स। तो उस रेस में हमारे पास 3 बच्चे जो होंगे, एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा और एक थर्ड आएगा। क्यों आएंगे, क्योंकि सब बच्चों की जो मतलब भागने की, रनिंग करने की जो वो होती है ना स्पीड, वो सबकी अलग अलग होती है और सबकी एनर्जी भी अलग अलग होती है। कोई ज्यादा भाग पाता है, कोई नहीं भाग पाता है, तो एनर्जी का डिफरेंस हो गया, जिसकी वजह से फर्स्ट आया, सेकेंड आया और थर्ड आया। इसी तरह से हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज है पार्टिकल की वो डिफरेंट होती है। एक की 9.5 है, एक की 9 है, की 8 है, एक की 3 है, एक की 5 है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखी है, ये लिखी है एनर्जी। Some particle at the surface of liquid have more kinetic energy than other particles. इसका मतलब ये है, जो लिक्विड की सरफेस पे जो पार्टिकल है, ऊपर की सरफेस होती है ऊपर वाली चीज, तो उसके पास, उन पार्टिकल्स के पास क्या होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी होती है देन ये वाले पार्टिकल्स। मतलब इन वाले पार्टिकल की कंपैरिजन में इन वाले पार्टिकल्स के पास मोर काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, सबसे ज्यादा इन तीनों की देन इसकी। Therefore, they are able to overcome the force of attraction between them and get converted to gaseous state. जिसकी वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो होंगे अपने बीच के फोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इजीली तोड़ पाएंगे और गैसियस स्टेट में चेंज हो पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें काइनेटिक एनर्जी। तो हमें जाना है वाटर से गैसियस स्टेट में जाना है। तो वाटर से गैसियस स्टेट में जाने के लिए मुझे चाहिए 10 यूनिट। लेट अस सपोज कि मुझे 10 यूनिट एनर्जी चाहिए। अब उस 10 यूनिट एनर्जी को अगर मुझे कंप्लीट करना है, तो इन तीनों पार्टिकल्स में से क्या होगा, जो मतलब ये वाले जो पार्टिकल्स है तीनों, ये तो 10 इजीली इधर उधर से एनर्जी लेके इजीली कंप्लीट कर लेंगे अपनी, लेकिन ये वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो अपनी एनर्जी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में ही रहेंगे इन कंपैरिजन टू देम। तो क्या होगा, ये वाले जो होंगे इजीली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएंगे। तो एक बात फिर पढ़ लेते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। तो जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। सम पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर पार्टिकल्स। मतलब यह है लिक्विड की सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बिलो, मतलब नीचे वाले पार्टिकल्स। Therefore, they are able to overcome the force of attraction between them, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इजीली तोड़ पाते हैं एंड गेट कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट, और अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम कंक्लूजन। सो द रीजन फॉर इवेपोरेशन इज पार्टिकल्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये है जो इवेपोरेशन का मेन जो रीजन है वो क्या है, जो पार्टिकल्स की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो ज्यादा होती है। तो ये था हमारा
रीजन फॉर इवेपोरेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज आप मुझसे बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझसे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको बेस्ट वे से समझा सकूं, बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं आज की वीडियो में इतना ही करूंगी, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहती हूँ। वैसे तो इतने कम टाइम में हो नहीं पाता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि बहुत शॉर्ट वीडियोस रखूं, जिसकी वजह से बच्चों को कम टाइम में ही ज्यादा समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।